Namaskar, the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2, the Paris Congress and Tour of Europe. पेरिस कांग्रेस और यूरोप का भ्रमण, एपिसोड 3। पेरिस कांग्रेस और यूरोप की इस अद्भुत यात्रा में हमारा परिचय स्वामी विवेकानंद के जीवन के एक प्रेरणादायक अध्याय से होता है। पेरिस प्रवास के दौरान उन्होंने अनेक विद्वानों, कलाकारों और विचारकों से संवाद किया। जूल्स बॉय, सर हायरम मैक्सिम जो कि मशीन गन के आविष्कारक थे, प्रोफेसर गेड्स, मैडम सारा बर्नहार्ट, मैडम कैलवे और जोसेफिन मैक्लियोड जैसे व्यक्तित्व उनके जीवन से जुड़े। इन मुलाकातों ने न केवल गहरी बौद्धिक चर्चाओं को जन्म दिया, बल्कि स्वामी जी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को नया आयाम दिया। उन्होंने ड्यूक ऑफ रिजोल्यू को साहसिक शब्दों में कहा, मैं तुम्हें मृत्यु की इच्छा दूंगा, अर्थात ऐसा ज्ञान जिसमें मृत्यु के सामने भी निर्भीक होकर हंसा जा सके। यात्रा के दौरान विवेकानंद ने यूरोप और मिस्र की ऐतिहासिक धरोहरों का दर्शन किया, पर उनके अंतर्मन में संसार की क्षणभंगुरता और आध्यात्मिकता की गहन पुकार मुखर थी। कॉन्स्टेंटिनोपल और एथेंस की यात्राएं, मिस्र के प्राचीन मंदिर और वहां के अनुभव उन्हें और अधिक आत्ममग्न बनाते गए। कठिन परिस्थितियों में भी उनका करुणामय हृदय हर पीड़ित और उपेक्षित के लिए द्रवित हो उठता था। प्राचीन सभ्यताओं और यूरोप के राजनीतिक हालात पर उनकी टिप्पणियां भविष्यवाणी जैसी सिद्ध हुई। मिस्र में उन्होंने भव्य मंदिर और पिरामिड देखे, पर उनका अंतर्मन संसार की क्षणभंगुरता और मानवता की पीड़ा पर ही केंद्रित रहा। काहिरा की तंग गलियों में उपेक्षित स्त्रियों के प्रति उनका करुणा भाव हर हृदय को द्रवित कर देता है। अंततः नवंबर 1900 में उन्होंने भारत लौटने का निश्चय किया। दिसंबर में बेलूर मठ पहुंचे तो उनके शिष्यों का हृदय आनंद से भर उठा। इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि स्वामी विवेकानंद ने यूरोपीय सभ्यता की भव्यता के बीच भी अपने संन्यास और भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सर्वोपरि रखा। उन्होंने पश्चिम की चमक दमक और शक्ति के पीछे छिपे लालच और स्वार्थ को पहचाना और स्पष्ट कहा, यदि मानवता को बचाना है तो उसे आध्यात्मिकता की ओर लौटना होगा। यह हमें याद दिलाता है कि विवेकानंद केवल एक सन्यासी नहीं थे, बल्कि सच्चे विश्व गुरु थे, जो हर संस्कृति और हर परिस्थिति में सत्य, करुणा और आत्मबल की ज्योति प्रज्वलित करते रहे। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामी विवेकानंद। पेरिस में स्वामी विवेकानंद को एक ऐसा वार्तालाप संगी मिला जो उनकी सोच और आत्मिक दृष्टि से सामंजस्य रखता था। एम जूल्स बो सितंबर के पहले सप्ताह से लेकर फ्रांस छोड़ने के दिन तक ब्रिटेनी की 2 यात्राओं को छोड़कर स्वामी जी इन्हीं के यहां अतिथि बने रहे। जूल्स बो युवा बुद्धिजीवी वर्ग में प्रतिष्ठित उन वेदांतिक विचारों के समर्थक थे जिसका प्रभाव फ्रांस में विक्टर ह्यूगो और लामार्टीन पर पड़ा था और जर्मनी में गोइथे और शिलर पर। वे उस युग के कई अन्य विद्वानों की तरह गूढ़ और रहस्यमयी विषयों में रुचि रखते थे। उन्होंने शैतानवाद और जादू के इतिहास पर एक विशाल और विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ लिखा था, जिससे उन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली। जूल्स बो ने स्वामी विवेकानंद को पहली बार शिकागो के विश्व धर्म महासभा में बोलते सुना था। तभी से उनकी उनसे मिलने की गहरी इच्छा थी और अब वह इच्छा पूरी हुई थी। सिर्फ मुलाकात ही नहीं, बल्कि स्वामी जी कई सप्ताह तक उनके अतिथि बने।
2 बार उनके साथ ब्रिटनी की यात्रा की और आगे दक्षिण यूरोप की यात्रा में भी वे उनके साथ रहने वाले थे। पेरिस में स्वामी विवेकानंद से मिलने वालों में एक और नाम था। वह युवा था ड्यूक ऑफ रिसेल्यू। स्वामी जी के फ्रांस छोड़ने से पहले उन्होंने ड्यूक से कहा, क्यों न तुम संसार त्याग कर मेरे शिष्य बन जाओ। ड्यूक ने पूछा, मुझे इससे क्या मिलेगा? स्वामी जी का उत्तर था, जो कि गंभीर, रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण था, मैं तुम्हें मृत्यु की इच्छा दूंगा। यह अजीब सा आशीर्वाद सुनकर ड्यूक ने स्पष्टीकरण चाहा। स्वामी जी ने कहा, ऐसा ज्ञान और दृष्टि दूंगा कि जब मृत्यु सामने खड़ी होगी तो तुम उस पर हंस सकोगे। पर ड्यूक ने संसार में रहना ही चुना। पेरिस में स्वामी जी की मुलाकात प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स से भी हुई, जहां चर्चाएं होती मानव जातियों के विकास, यूरोप के आधुनिक युग में प्रवेश, प्राचीन यूनानी सभ्यता और उसके यूरोपीय संस्कृति पर गहरे प्रभाव, और फिर एक पुराने परिचित से पुनर्मिलन, सर हायरम मैक्सिम, मशीन गन के आविष्कारक। तब वे मिस्टर मैक्सिम ही नहीं थे। 1901 में उन्हें सर की उपाधि मिली थी। भारत और चीन के प्रेमी, धर्म और दर्शन के लेखक, उनकी और स्वामी जी की चर्चाएं बौद्धिक जिज्ञासा और गहन अंतर्दृष्टि से भरी होती थी। स्वामी जी ने कहा, वे सह नहीं सकते थे। हां, सर हायरम मैक्सिम ईसाई मिशनरियों का चीन में लोगों को धर्मांतरित करने का प्रयास उन्हें असह्य लगता था। वे स्वयं कन्फ्यूशियस के प्रेमी थे और अनेक चीनी छद्म नामों से अखबारों में लिखते। मिशनरी प्रचार के विरुद्ध चीन की आत्मा की रक्षा के लिए उनकी पत्नी भी उन्हीं धार्मिक विचारों और मान्यताओं को साझा करती थी। सन 1893 पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस, सर हायरम मैक्सिम भी वहां उपस्थित थे और स्वामी विवेकानंद से अत्यंत प्रभावित हुए। उनके शब्दों में स्वामी जी की आदेशात्मक उपस्थिति और असीम ज्ञान के आगे सारा कट्टरपन पिघल जाता था। पेरिस में सर हायरम मैक्सिम से मुलाकात के बाद स्वामी विवेकानंद ने 22 अक्टूबर को मिसेज बुल को लिखा, मैक्सिम साहब गन की ख्याति वाले मुझ में अत्यंत रुचि रखते हैं। वे अपनी किताब चाइना एंड द चाइनीज में अमेरिका में मेरे कार्य के बारे में कुछ शामिल करना चाहते हैं। मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है। यदि आपके पास हो तो कृपया उन्हें दें। वो आपसे मिलने और बात करने आएंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा, कैनन हॉविस भी इंग्लैंड में मेरे कार्य पर नजर रख रहे हैं। लेकिन इस पत्र में सबसे उल्लेखनीय बात थी स्वामी जी का दीर्घकाल से संजोया हुआ अंतरराष्ट्रीय कार्य का स्वप्न। जैसे जैसे विश्व दृष्टि और प्रभाव वाले पुरुष और महिलाएं उनके मिशन से जुड़ते गए, रास्ता मानो स्वयं खुलता गया। संभव है मां अब मेरी मूल अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना को आकार दें। यदि ऐसा हुआ तो आप पाएंगी कि कैम्ब्रिज कॉन्फ्रेंस में आपका कार्य व्यर्थ नहीं गया। ऐसा लगता है कि मेरे इस शारीरिक और मानसिक पतन के बाद अब वह मार्ग खुलेगा, और भी व्यापक, और भी अंतरराष्ट्रीय। मां बेहतर जानती है। पेरिस में स्वामी विवेकानंद की मुलाकात फिर से हुई मैडम सारा बर्नहार्ड से, पश्चिम की उन महानतम अभिनेत्रियों में से एक जिन्हें वे 1896 की शुरुआत में न्यूयॉर्क में भी मिल चुके थे। भारत के प्रति उनका प्रेम गहरा और सच्चा था। वो बार बार स्वामी जी से कहती, आपका देश अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत सभ्य है। एक वर्ष उन्होंने भारत पर आधारित एक नाटक भी मंचित किया और उस नाटक में उन्होंने गढ़ा था एक सजीव भारतीय मार्ग का दृश्य, जहां पुरुष थे, स्त्रियां थी,
खेलते बच्चे थे और तप में लीन साधु भी थे। न्यूयॉर्क में मैडम सारा बर्नहार्ट ने स्वामी से कहा था, अपने भारत आधारित नाटक को सच्चा और जीवंत बनाने के लिए उन्होंने पूरा 1 महीना हर संग्रहालय में बिताया था, जहां भारत से जुड़ी हर वस्तु, हर चित्र, हर विवरण उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। भारतीय स्त्री, पुरुष, उनके परिधान, गली कूचे, स्नान के घाट, सब कुछ भारत को देखना उनके जीवन का सपना था। श्रेष्ठ मौन रेव, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरे जीवन का स्वप्न है। उन्होंने स्वामी जी को विश्वास में बताया, प्रिंस ऑफ वेल्स जो बाद में किंग एडवर्ड सप्तम बने, उन्होंने वादा किया है कि उनकी भारत यात्रा की सारी व्यवस्था वे करेंगे, यहां तक कि बाघ और हाथी का शिकार भी। पर फिर हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने जोड़ा, मैं अभी भारत नहीं जा सकती क्योंकि मैं कभी बिना अपने विशेष ट्रेन और पूरे दल बल के यात्रा नहीं करती और इस बार खर्च बहुत अधिक हो जाएगा। स्वामी जी के लिए यह सुनना उतना ही मनोरंजक था जितना यह जानना सुखद कि भारत किसी के हृदय में इतने गहरे बसा हुआ है। पेरिस में प्रवास के दौरान स्वामी जी का संपर्क पश्चिम की सबसे प्रसिद्ध ओपेरा सिंगर मैडम कैलवे से हुआ। कैलवे केवल संगीत की दुनिया की सितारा नहीं थी, वे दार्शनिक और धार्मिक साहित्य में भी पारंगत थे। स्वामी जी ने उनके बारे में लिखा, वह निर्धन पैदा हुई पर अपनी जन्मजात प्रतिभा, अथक परिश्रम और असंख्य कठिनाइयों से जूझते हुए आज वे अपार संपत्ति की स्वामिनी है, राजाओं और सम्राटों से सम्मान पाती है। यद्यपि पश्चिम में और भी महान गायक गायिकाएं हैं, लेकिन कैलवे की प्रतिभा, उनका ज्ञान, उनकी सुंदरता, युवावस्था और यह दिव्य स्वर उन्हें सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित करता है। स्वामी जी ने लिखा, दुनिया में दुख और निर्धनता से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं। युवावस्था में निरंतर गरीबी, कष्ट और संघर्ष से जो युद्ध उन्होंने लड़ा और फिर जिस विजय को प्राप्त किया, उसने उनके हृदय में अद्वितीय करुणा, गहन चिंतन और विस्तृत दृष्टिकोण भर दिया है। पेरिस में स्वामी विवेकानंद के साथ एक और विशेष संगिनी थी, मिस जोसेफिन मैक्लियोड। यह न केवल एक निकटतम मित्र थी, बल्कि स्वामी जी की व्यक्तिगत मार्गदर्शिका। पेरिस के दर्शनीय स्थलों, कलात्मक प्रदर्शनों और अध्ययन संस्थानों में अक्सर वही उन्हें लेकर जाती। जोसेफिन जानती थी स्वामी जी को उनके कठिन और लगातार चलने वाले प्रचार कार्य से मानसिक विश्राम की आवश्यकता है, और यह उनके लिए सुख भी था और उनका कर्तव्य भी था कि वे उन्हें अत्यधिक मानसिक थकान से बचाएं। जब स्वामी जी किसी ऐसे घर में अतिथि होते जहां जोसेफिन मेजबान की भूमिका निभाती, तो वह उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देती कि वे अपने मन के अनुसार आएं जाएं, समय बिताएं। दूसरे लोग स्वामी जी से अक्सर प्रश्न की बौछार करते, पर जोसेफिन ऐसा नहीं करती। उनका उल्लासपूर्ण स्वभाव स्वामी जी को प्रसन्न करता और फिर भी उनके साथ रहते हुए वे गंभीर और आध्यात्मिक भावनाओं में डूब जाते। वह उनकी कई आत्मा को आंदोलित करने वाली वाणियों की साक्षी रही। स्वामी जी से मिलने से पहले ही जोसेफिन ने गीता का गंभीर अध्ययन किया था। उनकी दृष्टि उसी के शिक्षाओं से निर्मित थी, इसलिए पहली ही भेंट में उन्होंने स्वामी जी को आध्यात्मिक दूत, एक क्राइस्ट सोल के रूप में पहचाना और उनके मिशन की निष्ठावान समर्थक बन गई। जोसेफिन मैक्लियोड वह केवल पेरिस तक ही सीमित नहीं रही। जैसा कि हम देख चुके हैं, वह मिसेज ओलेबुल और स्वामी शारदानंद के साथ भारत भी आई। वहां बेलूर मठ के नजदीक अन्य पश्चिमी शिष्यों के साथ उन्होंने स्वामी जी के सानिध्य में अनेक दिन बिताए।
उनके लिए स्वामी जी एक गुरु भी थे और मित्र भी थे। उनका यह अनुभव, उनकी यह निकटता उनके जीवन का एक अनमोल खजाना बनी। और फिर अपने लंबे जीवन में जब जब उन्होंने स्वामी जी से जुड़ी स्मृतियां सुनाई, सुनने वालों के हृदय में प्रेरणा की ज्योति जल उठी। फ्रांस छोड़ने से पहले स्वामी जी जूल्स बॉ के साथ 15 से 19 अक्टूबर तक एक बार फिर ब्रिटेनी के सफर पर निकले। फिर 24 अक्टूबर की रात लगभग 3 महीने फ्रांस में बिताने के बाद वह पेरिस से दुनिया के मशहूर ओरिएंट एक्सप्रेस में सवार हुए। यह सफर था दक्षिण पश्चिम यूरोप को पार करते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल तक का। उनके सहयात्री थे मॉन्सियर, मैडम लोएसन, जूल्स बो, मैडम कैलवे, जोसेफिन मैक्लियोड। मैडम कैलवे ने यह तय किया था कि इस शीत ऋतु में वह गाएंगी नहीं, बल्कि मिस्र की सुखद जलवायु में विश्राम करेंगी, और स्वामी जी उनके अतिथि बनकर साथ जा रहे थे। 25 अक्टूबर की शाम यह दल वियना पहुंचा। 3 दिनों के प्रवास में स्वामी जी ने कई ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया, विशेषकर सोनब्रुन पैलेस, जहां नेपोलियन का पुत्र कैद जैसी परिस्थितियों में पाला गया था और अंततः टूटा हुआ दिल लेकर मर गया। एक ऐसी त्रासदी जिसे एल एजियन नाटक में सारा बर्नहार्ट ने अमर कर दिया था और जिसे स्वामी जी ने हाल ही में देखा था। महल का हर कक्ष किसी न किसी विशेष देश की कला से सजाया गया था। भारत और चीन भी इसमें शामिल थे। भारतीय सजावट देखकर स्वामी जी विशेष प्रसन्न हुए। उन्होंने संग्रहालय भी देखा। वैज्ञानिक अनुभाग और डच चित्रकला उन्हें विशेष रूप से भाए। हालांकि पेरिस के बाद अन्य यूरोपीय नगर उन्हें कुछ फीके लगे, फिर भी इतिहास के गहरे छात्र होने के नाते मानव से जुड़ी कोई भी बात उनके लिए निरर्थक नहीं थी। रास्ते भर वह गुजरे वर्तमान और संभावित भविष्य पर गहराई से चर्चा करते, ऑस्ट्रिया के पतन पर टिप्पणी करते हुए बोलते, अगर तुर्की को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है तो ऑस्ट्रिया को यूरोप की बीमार औरत कहना चाहिए। यूरोप उन्हें एक विशाल सैन्य शिविर लगता था और उन्होंने भविष्यवाणी की, आज के ऑस्ट्रियाई सम्राट की मृत्यु के बाद जर्मनी जरूर ऑस्ट्रिया के जर्मन भाषी हिस्से को निगलने की कोशिश करेगा और रूस और अन्य देश इसका विरोध करेंगे। इसलिए एक भयानक युद्ध की संभावना है। असल में 5 वर्ष पहले ही 1895 में उन्होंने क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल से कहा था, यूरोप ज्वालामुखी के किनारे खड़ा है। यदि इस आग को आध्यात्मिकता की धारा से नहीं बुझाया गया तो यह फट पड़ेगी। 28 अक्टूबर की देर रात स्वामी विवेकानंद का दल लॉयसन दंपत्ति को छोड़कर, जो पहले ही आगे बढ़ चुके थे, वियना से कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उन्होंने हंगरी, सर्बिया, रोमानिया और बुल्गारिया की यात्रा की और 30 अक्टूबर को वहां पहुंचे। कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचने पर उन्हें कस्टम अधिकारियों से परेशानी का सामना करना पड़ा। सभी पुस्तक कागजात जब्त कर लिए गए। मैडम कैलवे और जूल्स बॉ के लंबे समझाने और प्रयासों के बाद 2 पुस्तकों को छोड़कर बाकी सब लौटा दी गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि शेष 2 पुस्तकें तुरंत होटल पहुंचा दी जाएंगी, पर वे कभी नहीं पहुंची। अपने मेमोइर्स ऑफ यूरोपियन ट्रैवल में स्वामी जी लिखते हैं, हमने इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपल के नगर और बाजार देखे। पोंट या नाले के उस पार पेरा का इलाका है जहां विदेशियों के मोहल्ले, होटल आदि हैं। वहां से हमने एक बग्घी ली, नगर का भ्रमण किया और फिर कुछ विश्राम किया। कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचने के अगले ही दिन स्वामी जी और मिस जोसेफिन मैक्लियोड ने
बॉस्फोरस के पार स्थित एस्क्यूटरी जाने का निश्चय किया ताकि पियरे ह्यासिंथ से भेंट कर सकें, जो उस समय अपनी पत्नी के साथ अमेरिकन कॉलेज फॉर गर्ल्स में ठहरे हुए थे। भाषा की कठिनाई उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। न तो वे तुर्की बोल सकते थे, न अरबी। इशारों के सहारे उन्होंने पहले एक नाव किराए पर ली, जो उन्हें पानी की उस पतली धारा के पार ले गई, और फिर एक बग्घी ली। अपने मेमोइर्स ऑफ यूरोपियन ट्रैवल में स्वामी जी लिखते हैं, रास्ते में हमने एक सूफी फकीर का ठिकाना देखा। ये फकीर लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं और उनका तरीका बड़ा अनोखा है। पहले वे अपनी पवित्र किताब का एक हिस्सा पढ़ते हैं, शरीर को आगे पीछे हिलाते हुए, फिर नृत्य करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक प्रकार की प्रेरणा की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे रोगी के शरीर पर चलकर उसकी बीमारी का इलाज करते हैं। उस दिन स्वामी जी ने पियरे ह्यासिंथ से लंबी बातचीत की और अपना भोजन एस्क्यूटरी के विशाल कब्रिस्तान में किया, जहां फव्वारे थे, सरू के वृक्ष, कॉफी हाउस और संगमरमर की अनगिनत समाधियां फैली हुई थी। कॉन्स्टेंटिनोपल लौटने की यात्रा और भी कठिन साबित हुई, क्योंकि जिस नाव से वे आए थे उसे ढूंढने में काफी समय लग गया। अंततः जब नाव मिली तो उसने उन्हें होटल से काफी दूर उतार दिया, जहां से वे ट्राम द्वारा वापस पहुंचे। स्वामी जी ने कॉन्स्टेंटिनोपल में अपने समय का उपयोग कई तरीकों से किया। उन्होंने प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल का दौरा किया। एंटीक्विटीज म्यूजियम, जहां अद्भुत प्राचीन पत्थर के ताबूत और अतीत की दुर्लभ वस्तुएं रखी थी। फॉरेन क्वार्टर्स, प्राचीन शहर की दीवारें, फोर्ट्रेस ऑफ 7 टावर्स, जिसके अंदर अंधेरी गलियों और कारागार की कोठरियों का जाल बिछा था, जिसे उन्होंने भयानक स्थान कहा, और संभवतः हागिया सोफिया, जो वहां का सबसे उल्लेखनीय स्थल माना जाता है। तोपखाना से गोल्ड हॉर्न के पार स्थित एक ऊंचे स्थान से उन्होंने ऐतिहासिक इस्तांबुल का विहंगम दृश्य देखा, जहां दूर दूर तक प्राचीन मस्जिदें फैली थी, स्तंभ, मीनारें, बुर्ज और गुंबद। सर हिरम मैक्सिम द्वारा दिए गए परिचय पत्रों के माध्यम से स्वामी जी की मुलाकात वियना और कॉन्स्टेंटिनोपल दोनों जगह कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों से हुई। कॉन्स्टेंटिनोपल में उन्होंने एक फ्रांसीसी चार्ज द अफेयर्स कूटनीतिक प्रतिनिधि के साथ भोजन किया, एक यूनानी पासा और एक अल्बानियाई सज्जन से परिचय प्राप्त किया। चूंकि कॉन्स्टेंटिनोपल में पियरे ह्यासिंथ को सार्वजनिक रूप से बोलने की अनुमति नहीं थी, इसलिए स्वामी जी भी सार्वजनिक व्याख्यान नहीं दे सके। इसके बदले उनके लिए कई निजी बौद्धिक चर्चा गोष्ठी और ड्राइंग रूम वार्ताएं आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने चुनिंदा श्रोताओं के सामने वेदांत धर्म पर भाषण दिया। और 2 नवंबर को स्वामी जी ने एक बार फिर बॉस्फोरस पार किया, इस बार मैडम कैलवे और जुल्स बॉ के साथ, और एस्क्यूटरी स्थित अमेरिकन कॉलेज फॉर गर्ल्स के चैपल में हिंदू धर्म पर एक अच्छा व्याख्यान दिया। यहां सरकार ने पियरे ह्यासिंथे को बोलने से रोका नहीं था। क्या अद्भुत तीर्थ यात्रा थी, मैडम कैलवे ने अपनी स्मृतियों में लिखा। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, कोई भी विषय स्वामी जी से छुपा नहीं था। मैं अपने पूरे मन और कानों से उनके चारों ओर हो रही विद्वत्तापूर्ण और ज्ञानपूर्ण चर्चाओं को सुनती थी। मैं उनके तर्क वितर्क में शामिल होने का प्रयास नहीं करती थी, लेकिन अपनी आदत के अनुसार हर अवसर पर गाना अवश्य गाती थी। स्वामी जी फादर लॉयसन के साथ हर तरह के विषयों पर चर्चा करते। वे एक प्रसिद्ध विद्वान और धर्मशास्त्री थे। यह देखना रोचक था कि स्वयं फादर लॉयसन को किसी दस्तावेज का सटीक पाठ
या किसी चर्च परिषद की तिथि याद नहीं थी तो स्वामी जी उसे बिल्कुल सही सही बता देते थे। लगभग 10 दिन कॉन्स्टेंटिनोपल में बिताने के बाद स्वामी जी और उनके मित्र एथेंस के लिए स्टीमर से रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने मारमारा सागर के द्वीप देखे, जिनमें से एक पर स्वामी जी ने एक ऑर्थोडॉक्स ग्रीक मठ का दौरा किया। आर्किपेलागो के एक द्वीप पर उनकी मुलाकात प्रोफेसर R.S. लेपर से हुई, जिनसे वे पहले ही परिचित थे जब प्रोफेसर लेपर मद्रास के पचैयप्पा कॉलेज में लेक्चरर थे। इन्हीं द्वीपों में से एक पर स्वामी जी ने समुद्र तट पर एक प्राचीन मंदिर के खंडहर देखे, जिन्हें वे समुद्र के देवता नेपच्यून को समर्पित मानते थे, या यूनानी पोसाइडन। इसके बाद वे पिराइस पहुंचे, जो एथेंस का बंदरगाह है। उस रात जहाज को क्वारंटीन में रखा गया। अगले दिन सुबह ही स्वामी जी और उनके साथियों को उतरने की अनुमति मिली। यूनान की अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए स्वामी जी ने अपनी यूरोपीय यात्रा स्मृतियों में लिखा, मेमोयर्स ऑफ यूरोपियन ट्रेवल्स। पोर्ट पिरायस एक छोटा सा नगर है, लेकिन अत्यंत सुंदर और हर दृष्टि से यूरोपीय वातावरण लिए हुए। बस कभी कभी यहां पारंपरिक चोगा पहने हुए 1-2 यूनानी दिखाई दे जाते हैं। वहां से हम 5 मील की दूरी पर गए, जहां एथेंस की प्राचीन दीवारें थी, जो कभी नगर को बंदरगाह से जोड़ती थी। इसके बाद हम नगर में घूमे। एक्रोपोलिस, होटल, मकान, सड़कें, सब कुछ अत्यंत साफ सुथरा व्यवस्थित। महल छोटा सा है। उसी दिन हम एक छोटी पहाड़ी पर चढ़े और वहां से एक्रोपोलिस, विंगलेस विक्ट्री का मंदिर और पार्थेनोन आदि का दर्शन किया। यह मंदिर सफेद संगमरमर से बना है। हमने कुछ खड़े हुए स्तंभों के अवशेष भी देखे। अगले दिन हम पुनः वहां गए, इस बार मैडमोजेल मेलकार्वी के साथ, जिन्होंने हमें इन स्थलों से संबंधित कई ऐतिहासिक तथ्य बताए। दूसरे दिन हमने ओलंपियन ज्यूस का मंदिर, थिएटर डायनोसियस आदि देखे और समुद्र तट तक पहुंचे। तीसरे दिन हम एलियोसिस के लिए रवाना हुए, जो यूनानियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र था। यही वह स्थान था जहां प्रसिद्ध एल्यूसियन मिस्ट्रीज का आयोजन होता था। यहां का प्राचीन थिएटर एक धनी यूनानी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है। चौथे दिन सुबह 10 बजे हम रूस के स्टीमर जार पर सवार हुए, जो मिस्र की ओर जा रहा था। डॉक पर पहुंचकर हमें पता चला कि स्टीमर शाम 4 बजे रवाना होगा। शायद हम बहुत जल्दी आ गए थे, या माल चढ़ाने में अतिरिक्त समय लग रहा था। इसलिए समय बिताने के लिए हमने मूर्तिकार एगेलाडास और उनके 3 प्रसिद्ध शिष्यों फिडियास, मायरन और पोलाइक्टिस की मूर्तियों का संक्षिप्त अवलोकन किया, जो 576 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व के बीच प्रसिद्ध हुए थे। यहीं से हमें गर्मी का अनुभव होने लगा। रूसी जहाज में प्रथम श्रेणी का केबिन पेंच के ऊपर होता है और शेष भाग में केवल डेक होता है, यात्रियों, पशुओं और भेड़ों से भरा हुआ। इसके अलावा इस स्टीमर में बर्फ की कोई सुविधा नहीं थी। मिस्र में स्वामी जी विशेष रूप से काहिरा के संग्रहालय में रुचि रखते थे और उनका मन प्रायः अपनी ऐतिहासिक कल्पना की संपूर्ण जीवंतता के साथ फराओ के शासनकाल की ओर लौट जाता था, जिन्होंने प्राचीन काल में मिस्र को शक्तिशाली और विश्व की शक्ति बनाया था। और फिर भी अपने अंतःकरण में वे समस्त बाहरी विषयों से विमुख थे। प्रत्येक वस्तु की अंतर्निहित नश्वरता ने उन्हें माया के भयानक बंधन पर गहन चिंतन करने को विवश किया। उसमें फंसे हुए लोगों के प्रति उनकी करुणा मसीह जैसी थी। एक दिन काहिरा में घूमते हुए वे एक गंदी और जीर्ण शीर्ण सड़क पर पहुंचे, जहां बदनाम स्त्रियां निवास करती थी, जैसा कि बाद में मैडम कैल्वे ने यह घटना सुनाई।
एक जर्जर इमारत की छाया में एक बेंच पर बैठी स्त्रियों का समूह स्वामी जी को पुकारने और अश्लील हंसी हंसने लगा। उनके मित्रों ने उन्हें शीघ्र वहां से ले जाने का प्रयास किया, परंतु वे उनसे अलग होकर सीधे उस बेंच के पास पहुंचे। बेचारी लड़कियों, उन्होंने कहा और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। स्त्रियां मौन और लज्जित हो गईं। उनमें से एक आगे झुकी और उनके वस्त्र के किनारे को चूमते हुए धीमे स्वर में बोली, ईश्वर के पुरुष, ईश्वर के पुरुष। कुछ क्षण बाद वे अपने साथियों से मिले और सब आगे बढ़ गए। स्वामी जी की ध्यानमग्न प्रवृत्ति, जो उनके पश्चिम के दूसरे दौरों में दिनों दिन और गहन होती चली गई थी, मानो अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। पेरिस में ही उनका मन प्रायः अपने वातावरण से बहुत दूर रहता था और यहां मिस्र में ऐसा लगता था मानो वे अनुभव ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ पलट रहे। ना तो स्फिंक्स और पिरामिड, ना ही नील नदी पर बिताए हुए दिन प्राचीन मंदिरों की भव्यता और समृद्ध दृश्यों के मध्य उन्हें प्रभावित कर पा रहे थे। और जो उस समय उनके साथ थे, उन्होंने कहा वे कितने थके हुए और संसार से ऊबे हुए लग रहे थे। और फिर उनके मन की इस एकाग्रता और गहन मौन के पीछे कुछ कारण भी थे। दूर भारत में उनके परम मित्र और शिष्य कैप्टन सेवियर ने अक्टूबर में अंतिम सांस ली थी और स्वामी जी ने इसे अंतः प्रेरणा से जान लिया था। उनका मन बेचैन हो उठा कि अब उन्हें भारत लौटना ही होगा। एक दिन जैसे अचानक ही उन्होंने अपने साथियों से कह दिया कि वे भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। यह सुनकर सबके मन उदास हो गए, लेकिन उनके घर लौटने की गहरी इच्छा को देखते हुए उदार हृदया मैडम कैलवे ने उनके बॉम्बे की समुद्री यात्रा का संपूर्ण किराया स्वयं चुकाया। वे उन्हें एक महान और श्रेष्ठ संत मानती थी, जिनका उनके अपने शब्दों में मेरे आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रोमन कैथोलिक संबोधन में उन्होंने उन्हें मॉन पेरे, मेरे पिता कहकर पुकारा था। मिस मैक्लियोड के लिए वे भविष्यवक्ता और मित्र थे। मॉसियोर वॉयस के लिए एक महान चिंतक और ईश्वर के पुरुष। और इस तरह आधा दुख और आधा स्वीकारोक्ति के भाव में उन्होंने देखा कि स्वामी जी ने अंतिम आशीर्वाद के लिए अपने हाथ उनकी ओर बढ़ा दिए। 26 नवंबर 1900 की रात उन्होंने भारत के लिए पहला स्टीमर पकड़ा। इटालियन लाइन का जहाज SS रूबाटिनो और 6 दिसंबर 1900 को 11 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद जब जहाज ने भारत के तट को छुआ तो उनका हृदय अपार आनंद से भर उठा, क्योंकि अपने गुरु भाइयों और शिष्यों से मिलने की उनकी लालसा पूर्ण होनी जा रही थी। उनकी यह घर वापसी पूर्ण रूप से गोपनीय थी। लेकिन बॉम्बे से कलकत्ता जाते समय बॉम्बे एक्सप्रेस में उनकी भेंट अपने पुराने मित्र मनमथनाथ भट्टाचार्य से हुई। वे एक क्षण के लिए आश्चर्य से एक दूसरे को देखते रहे और फिर हर्षपूर्ण बातचीत में खो गए। 9 दिसंबर 1900 की देर शाम स्वामी जी बेलूर मठ पहुंचे। उस समय उनके गुरु भाई और ब्रह्मचारी भोजन कर रहे थे जब माली हाँफता हुआ दौड़ कर आया और बोला, एक साहब आए हैं। तुरंत वहां हलचल और अटकलें शुरू हो गई। यह साहब कौन हो सकते हैं जो इतनी रात आए हैं, और उनको क्या काम हो सकता है? तभी सबके आश्चर्य के बीच वह साहब तेजी से उनके बीच आ पहुंचे, और जब उन्होंने देखा कि वह साहब कौन है तो सब उत्साह से पुकार उठे, अरे स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तुरंत उनके लिए एक आसन बिछाया गया। उसी रात के लिए बने खिचड़ी का भरपूर परोसा उन्हें दिया गया।
उन्होंने बड़े आनंद से उसे ग्रहण किया, क्योंकि कई महीनों से उन्होंने खिचड़ी का स्वाद नहीं चखा था। इसके बाद भिक्षुओं ने कई आनंददायक घंटे बिताए जब स्वामी जी ने उन्हें पश्चिम में अपने विविध अनुभव सुनाए। उस रात किसी को नींद नहीं आई। अपार खुशी से सभी भर गए थे। वह उनके पास लौट आए थे, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से। उनके उस क्षण की भावना शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और अब यद्यपि वे इसे जानते नहीं थे, पर स्वामी जी उनके साथ अंत तक रहने वाले थे। स्वामी जी ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार पश्चिम की यात्रा की थी तो वे उसकी शक्ति, संगठन और उसकी दिखने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रभावित हुए थे। लेकिन अब उन्होंने देखा कि उसका प्रगतिशील भाव अधिकांशतः लालच, स्वार्थ, विशेषाधिकार एवं शक्ति की होड़ से बना है। वे उस शोषणकारी व्यवस्था से घृणा करते थे जिसमें छोटे व्यापारिक हित बड़े संगठनों द्वारा निगल लिए जाते थे। यह तो वास्तव में अत्याचार था। उन्होंने कहा, मैं एक सशक्त संगठन की प्रशंसा कर सकता हूं, लेकिन भला भेड़ियों के झुंड में संगठन की क्या सुंदरता है। उन्होंने किसी से कहा कि पश्चिमी जीवन के अपने परिपक्व अनुभव ने अब इसे उनके सामने नरक जैसा बना दिया है। और उनका मानना था कि चीन मानव नैतिकता की आदर्श अवधारणा के कहीं अधिक निकट पहुंच चुका है जितना नए देश पहुंच पाए हैं या पहुंच सकते हैं। चीन के संदर्भ में स्वामी जी ने एक बार आगे चलकर कहा, मैं अपने सामने एक हाथी का शरीर देखता हूं। उसके भीतर एक भ्रूण है, लेकिन उसमें से बाहर आता है शेर का शावक। वह भविष्य में बड़ा होगा और चीन महान और शक्तिशाली बनेगा। अध्याय को समाप्त करने से पहले यह जानना रुचिपूर्ण होगा कि सिस्टर निवेदिता पर स्वामी जी के पश्चिम के अंतिम प्रवास के दौरान क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप और अमेरिका में बिताए इन महीनों के दौरान स्वामी जी के व्यक्तित्व से जो सबसे पहले गहरा प्रभाव पड़ा था, वह था अपने परिवेश के प्रति लगभग पूर्ण उदासीनता। प्रचलित मूल्यांकन उनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं डालते थे। सफलता मिलने पर वे कभी चकित या अविश्वासी नहीं होते थे, क्योंकि वे गहराई से इस सत्य में विश्वास रखते थे कि उनके माध्यम से कार्य करने वाली शक्ति महान है और इसीलिए वे इससे आश्चर्यचकित नहीं हो सकते थे। लेकिन बाह्य असफलता से भी वे कभी विचलित नहीं होते थे। विजय और पराजय दोनों आती जाती रहती, वे केवल उसके साक्षी बने रहते। एक बार उन्होंने कहा, मुझे क्यों परवाह हो यदि यह संसार ही विलीन हो जाए। दर्शन शास्त्र के अनुसार जानते हो यह तो बहुत अच्छा ही होगा, लेकिन वास्तव में उन्होंने अचानक गंभीर स्वर में कहा, जो कुछ भी मेरे विरुद्ध है अंततः वही मेरे साथ होगा। क्या मैं उनकी सेना का सिपाही नहीं हूं? वे पश्चिम के वैभव में भी निडर और बिना किसी हिचकिचाहट के चलते थे। जैसे मैंने भारत में उन्हें दो साधारण वस्त्र पहने जमीन पर बैठकर हाथ से भोजन करते देखा था, वैसे ही उतनी ही सहजता से बिना किसी संकोच के वे अमेरिका या फ्रांस के जटिल जीवन स्तर को भी स्वीकार कर लेते थे। वे कहते थे, सन्यासी और राजा एक ही सिक्के के दो पहलू। सर्वश्रेष्ठ का उपयोग करने से लेकर सब कुछ त्याग देने तक केवल एक ही कदम का फासला है। भारत ने अपने अतीत में सारा गौरव निर्धनता के चारों ओर केंद्रित किया था। भविष्य में कुछ गौरव संपन्नता के चारों ओर भी स्थापित किया जाना है। भाग्य के तीव्र उतार चढ़ाव फिर भी सदैव उस व्यक्ति का भाग्य होंगे जो द्वार द्वार भटकता है और विदेशी जनों की आतिथ्य स्वीकृति करता है। इन उलटफेरों को उन्होंने कभी मानो महसूस ही नहीं किया।
कोई संस्था, कोई परिवेश उनके और किसी भी मानव हृदय के बीच कभी आड़े नहीं आता था। मनुष्य के भीतर निहित उस दिव्यता में उनका विश्वास, जिसके बारे में वे अक्सर कहते थे, पूर्ण होता था और उनका आह्वान उतना ही सीधा और सजीव होता था, चाहे वे साम्राज्यवादी कुलीन से बात करें या अमेरिकी धन कुबेर से अथवा शोषित और पीड़ित से। परंतु उनके प्रेम और शिष्टाचार का सबसे अधिक प्रवाह सदैव साधारण जनों के लिए होता था। इस प्रकार यद्यपि संसार के छात्र और नागरिक के रूप में अन्य लोग उन पर गर्व करते थे, फिर भी वे सदैव अपने भारतीय जन्म की महिमा पर अडिग रहते थे और राजसी वातावरण और अवसरों के मध्य भी दिनों दिन वही सन्यासी और भी अधिक निखर कर सामने आता था। जय स्वामी विवेकानंद।